नमस्कार दोस्तों आपने पंजाबी गायक रंजीत बाबा जी का एक सॉन्ग तो सुना होगा, किन्ने आए किन्ने गए टू। उसमें वो रंगा और बिल्ला नाम के दो व्यक्तियों के बारे में बोलते हैं। ये रंगा और बिल्ला कौन थे और रातों रात इतना मशहूर कैसे हो गए। दोस्तों, ये एपिसोड शुरू होने से पहले आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय सिर मिलता रहे। ये बात है सन 1978 की, जब रंगा और बिल्ला मुंबई में छोटी मोटी चोरी चक्के का काम करते थे। तभी मुंबई पुलिस ने इन्हें किसी केस में नामजद कर लिया, और जब रंगा और बिल्ला को इस बारे में पता चला और वह डर कर रातों रात ट्रेन पकड़कर राजस्थान चले जाते हैं। राजस्थान कुछ दिन रहने के बाद वह आगे गुजरात के लिए निकल जाते हैं, और वहाँ भी इनका मन नहीं लगता और ये ट्रेन पकड़कर पहुँच जाते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है रंगा बिल्ला का खेल। दिल्ली आकर रंगा और बिल्ला ने मजलिस पार्क के पास एक कमरा किराए पे लिया और बड़ी चालाकी और मकान मालिक को 2 महीने का किराया पहले ही एडवांस दे दिया। कुछ दिन रहने के बाद यह फिर से चोरी और किडनैपिंग की प्लानिंग करते हैं। फिर एक दिन 26 अगस्त 1978 को ये लोग दिल्ली के अशोका होटल के पास से एक फिएट गाड़ी को उठाते हैं और उसकी नंबर प्लेट बदलकर शहर में घूमने लगते हैं। कार चुराने का इनका मकसद था कि लिफ्ट के बहाने किसी कपल को गाड़ी में बिठाया जाए और लूटा जाए, क्योंकि उन दिनों दिल्ली में लिफ्ट लेने का एक ही रिवाज था। लोग अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लिफ्ट मांग लिया करते थे और लोग लिफ्ट भी दे दिया करते थे। दूसरी तरफ उन दिनों दिल्ली में बहुत बारिश हो रही थी। एक परिवार ऐसा परिवार था जिन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था। ये परिवार था इंडियन नेवी के एक रिटायर्ड ऑफिसर मदन मोहन चोपड़ा जी का। ये परिवार बहुत खुश था, क्योंकि मदन मोहन चोपड़ा जी की बेटी गीता चोपड़ा और बेटा संजय चोपड़ा शाम को आकाशवाणी के एक प्रोग्राम युवावाणी में हिस्सा लेने वाले थे। गीता चोपड़ा की उम्र उस टाइम 16 साल की थी और वह दिल्ली के सेंट जीसस एंड मैरी कॉलेज में सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। और गीता चोपड़ा का भाई संजय चोपड़ा उस समय 14 साल का था और वह दिल्ली के मॉडल स्कूल में पढ़ता था। उस दिन कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा बहुत बिजी थे। उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि तुम आकाशवाणी के ऑफिस में किसी ऑटो से चले जाओ और मैं रात को वापस आता तुम्हें ले आऊँगा। लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी ये वाली बात उनके लिए दुखों का पहाड़ लाने वाली बात है। गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा घर से तैयार होकर शाम के 6:15 बजे घर से निकलते हैं और रोड पर चलने लगते हैं। वह एक ऐसी जगह रुकते हैं जहां उनको लगा कि यहां से हमें लिफ्ट आसानी से मिल जाएगी। रोड पर एक से एक गाड़ियां गुजरती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वह किसी फिएट गाड़ी को देखते हैं और उसको रुकने के लिए इशारा करते हैं। ये फिएट गाड़ी वही गाड़ी थी जिसको रंगा और बिल्ला चला रहे थे। यहाँ से ये लिफ्ट लेकर धौला कुआं से गोल्ड डाक खाना तक आते हैं। उस समय शाम के 6:30 बज चुके थे और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गाड़ी को रंगा चला रहा था और बिल्ला बच्चों से पूछता है कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं। बच्चों के पहरावे को देखकर उन्हें लगा कि यह जरूर किसी बड़े घर के बच्चे हैं। जब गीता चोपड़ा ने बताया कि उनके पिता आर्मी में एक रिटायर्ड ऑफिसर मदन मोहन चोपड़ा हैं और वह इंडियन आर्मी में एक नेवी ऑफिसर थे, तो रंगा और बिल्ला को अंदाज़ा हो जाता है कि शायद इनके घर से हमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, और वह कोई और प्लानिंग बनाने लगते हैं और इशारों इशारों में बातें करने लग जाते हैं। इधर गीता और संजय चोपड़ा आकाशवाणी दफ्तर पहुंचने के लिए इंतज़ार करते हैं। तभी गीता को लगता है कि ड्राइवर ने गाड़ी आकाशवाणी जाने वाले रास्ते से हटाकर किसी अनजान रास्ते में डाल ली है, और वह ड्राइवर को बोलती है कि हमारा रास्ता दूसरी तरफ है, आपने गाड़ी गलत रास्ते पे डाल ली है। तभी रंगा और बिल्ला बोलते हैं कि इस तरफ का रास्ता ख़राब है,
हम किसी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। बच्चों को लगा शायद बारिश की वजह से रास्ता बंद हो गया होगा और वह चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन गीता को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और वह ड्राइवर को बोलती है कि गाड़ी यहीं रोक लो, हम यहीं उतर जाते हैं। लेकिन रंगा और बिल्ला बहुत शातिर थे कि वो गाड़ी को अंदर से खोलने वाले हैंडल को पहले से ही निकाल देते हैं ताकि कोई गाड़ी को अंदर से खोल ना सके। फिर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और गाड़ी से नीचे उतरने के चक्कर में वह रंगा और बिल्ला से काफ़ी झगड़ते हैं, लेकिन रंगा और बिल्ला बच्चों को तलवार दिखाकर मारने की धमकी देते हैं और बच्चे नहीं डर। तभी रंगा संजय पर तलवार से हमला करता है और संजय को काफ़ी घायल कर देता है। गाड़ी के पास से गुजरता एक भगवान दास नाम का व्यक्ति यह सब कुछ देखता है। उसे लगता है कि गाड़ी में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि वह देखता है कि बच्चे और गाड़ी में आदमी आपस में झगड़ रहे हैं और वह मदद की गुहार लगा रहे हैं। भगवान दास अपने स्कूटर पर सवार था और वह उनका पीछा करता है, लेकिन गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज थी। उसके बाद कुछ और लोग भी गाड़ी का पीछा करते हैं, लेकिन रंगा और बिल्ला उनके हाथ नहीं आते। कार काफ़ी तेज रफ्तार से भागती और वेलिंगटन हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। उधर भगवान दास जब कार रोकने में असफल रहे तो उन्होंने दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में 6:45 के करीब फ़ोन किया और पुलिस को सारी बात बताई। भगवान दास ने कार का नंबर भी नोट कर लिया और कार का नंबर था HRK 8930। जब भगवान दास ने कार का नंबर बताया तो पुलिस वालों से एक गलती हो गई। उन्होंने कार का नंबर HRK की जगह MRK लिख लिया था। गलत नंबर की वजह से पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी। कुछ देर बाद पुलिस के एक ऑफिसर इंद्रजीत सिंह की नज़र इस गाड़ी पे पड़ी। उन्होंने देखा कि कार में घायल लड़का लड़की और दो आदमी आपस में झगड़ रहे हैं। उन्होंने जब गाड़ी का पीछा किया तो गाड़ी रेड सिग्नल तोड़कर भाग गई। किस्मत से इंद्रजीत सिंह ने कार का नंबर नोट कर लिया था और तुरंत कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी बताई। मामला काफ़ी तत्पर था और कहा जाता है कि पुलिस ने इस पर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। उन्होंने मामला अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। उधर रंगा और बिल्ला अपने मकसद में कामयाब हो गए थे और गाड़ी को किसी अनजान रास्ते लेकर दौड़ गए थे। इधर रात के 8 बजने लगे और कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा प्रोग्राम देखने लगे, लेकिन वह तब बहुत अचंभित हो गए जब उन्होंने देखा कि गीता और संजय की जगह कोई और प्रोग्राम में बोल रहा है। तभी मदन मोहन चोपड़ा जी ने अपना स्कूटर उठाया और आकाशवाणी के दफ्तर में पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें पता चला गीता और संजय आकाशवाणी के दफ्तर में आए ही नहीं। तभी उनके पैरों तलों ज़मीन निकल जाती है कि आखिरकार बच्चे गए तो गए कहाँ। काफ़ी देर तक वह अपने स्तर पर खोज करते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि बच्चे किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार के घर पर भी नहीं, तब वह पुलिस थाने में इसकी कंप्लेन करते हैं और पुलिस थाने जाकर बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस काफ़ी देर तक बच्चों की खोज करती है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। बच्चे रिहाई की उम्मीद में चुपचाप बैठ जाते हैं और रंगा और बिल्ला गाड़ी को बुद्धा गार्डन की तरफ दौड़ाते हैं। गाड़ी को सुनसान जगह ले जाते हैं और गाड़ी को झाड़ियों के पीछे छुपा देते हैं। गाड़ी को छुपाते समय रंगा संजय को बोलता है, तुम आज़ाद हो, चलो तुम्हें मैं छोड़ आता हूँ। फिर वह संजय को लेकर कुछ दूर जाता है और तलवार से संजय की गर्दन पर वार करता है, जिससे संजय घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं। उधर बिल्ला के मन में हैवानियत सवार थी और वह 16 साल की मासूम गीता को नोचने लगता है और मारता है और फिर अपने पास चाकू की नोक पर गीता का बलात्कार करता है और फिर वह गीता को गाड़ी में बंद कर रंगा के पास जाता है और फिर वह रंगा से तलवार पकड़कर संजय की गर्दन पर अनगिनत वार करता है और उस 14 साल के लड़के को बड़ी हैवानियत से कत्ल कर देता है। उधर जब बिल्ला संजय पर वार कर रहा होता है तो वह रंगा गाड़ी में आता है और गीता से बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद वह गीता को बोलता है कि अब तुम आज़ाद हो। जब गीता उसे अपने भाई के बारे में पूछती है और वह बोलता है कि चलो तुम्हें अब मैं तुम्हारे भाई के पास छोड़ आऊँ। वह गीता को उसी जगह लेकर जाता है
जहां उन लोगों ने संजय को कत्ल किया था। अपने भाई की लाश देखकर गीता को झटका लगता है। तभी वह कुछ आवाज़ ना करे, रंगा तलवार से गीता की गर्दन पर वार करता है और गीता एक झटके में जमीन पर गिर जाती है और दोनों भाई बहन एक जगह कत्ल हो जाते हैं। वह उनकी लाशों को झाड़ियों में फेंक देते हैं। दोनों बच्चों ने मरने से पहले रंगा और बिल्ला का काफ़ी बहादुरी से मुकाबला किया था। एक समय तो ऐसा भी आया था जब गीता ने बिल्ला की तलवार छीन ली थी और बिल्ला के सर पर वार किया था, जिसकी वजह से बिल्ला के सर पर एक कट लग गया था और काफ़ी खून भी निकल रहा था। वह सबसे पहले गाड़ी की नंबर प्लेट बदलते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं वेलिंगटन हॉस्पिटल। बिल्ला के सर पर घाव काफ़ी गहरा था और डॉक्टर पहले एक्सरे करते हैं, फिर सर पर टांके लगाकर उनको रात भर हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहते हैं। हॉस्पिटल के रूल के हिसाब से पुलिस आती है और चोट की वजह पूछती है। रंगा और बिल्ला काफ़ी चालाकी से हॉस्पिटल में अपना पहले नाम और एड्रेस गलत लिखवा देते हैं और पुलिस को मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं और बताते हैं कि बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास काली माता मंदिर वाले रोड पर कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पे हमला किया और उनका पर्स और गहने वगैरह लूट कर उनके सर पर रॉड से हमला किया, जिसकी वजह से ये वाला घाव बन गया। रात के करीब 11:30 बज चुके थे, पर रंगा और बिल्ला हॉस्पिटल से छुट्टी की मांग कर रहे थे। पर वहां पहले से मौजूद पुलिस कर्मचारी उनको बोलते हैं कि पहले आप हमें वही जगह दिखाओ जहां आपसे शीना चपटी हुई थी। पुलिस इनको लेकर वहां पहुंच जाती है और वहां यह बड़ी चालाकी से पुलिस को अपनी बातों में उलझाए रखते हैं। तभी पुलिस इनको लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और रात करीब 1:30 बजे वे पुलिस को अपनी बातों में उलझाकर कल दोबारा आने का बहाना बनाकर निकल जाते हैं। वहां से निकलकर वह सीधा अपने रूम पहुंचते हैं और अपना ज़रूरी सामान उठाकर रात की ट्रेन पकड़कर मुंबई निकल जाते हैं और फिर मुंबई से सीधा आगरा जाते हैं। इधर 2 दिन बीत जाने के बाद भी गीता और संजय के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। उधर जहां गीता और संजय का कत्ल हुआ, वहां एक धनीराम नाम का एक चरवाहा अपनी भैंसे को चरा रहा था। जब उसको इन बच्चों की लाशों के बारे में पता चला, वो तुरंत पुलिस को बताता है। पुलिस की टीमें तुरंत वहां पहुंचती हैं और लाशों को पहचान के लिए उनके माता पिता को बुलाया जाता है। तभी पता चलता है कि ये गीता और संजय ही थे। लाशों की जांच फ्रांसिको टीम द्वारा होती है और जांच में पता चलता है कि संजय चोपड़ा पर किसी तेजधार हथियार से दर्जनों वार किए गए हैं और गीता चोपड़ा का पहले बलात्कार हुआ है और बाद में तलवार द्वारा उसकी हत्या की गई है। इस खुलासे के बाद पुलिस पर काफ़ी दबाव बन रहा था। तभी मदन मोहन चोपड़ा को लगा कि पुलिस इसकी जांच बड़ी धीरे से कर रही है और वह मीडिया में जाते हैं और इंसाफ की गुहार लगाने लगते हैं। जब यह खबर मीडिया में आने लगती है तो देश में गुस्से की लहर फूट पड़ी। दिल्ली और देश में ऐसा माहौल बना जैसा निर्भया के समय में बना। पूरी दिल्ली सड़कों पर आ जाती है और हर कोई इंसाफ की मांग करता है और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग करता है। मगर घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। जिन लोगों ने कार सवारों को देखा, उनकी मदद से आरोपियों के स्केच तैयार करवाए गए और उनके पोस्टर बनाकर दीवारों में और अखबारों में छपाए गए और सूचना देने वाले को एक मोटी रकम देने का प्रचार भी किया गया। लेकिन रंगा बिल्ला पकड़ में नहीं आए। अब देश के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और ये मामला इतना बड़ा हो गया। तब के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब मदन मोहन चोपड़ा जी के परिवार से मिलने पहुंच, भीड़ ने इन पर पत्थरबाजी की और वह वापस चले गए। इस मामले को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मोगल जी देसाई ने खुद हस्तक्षेप किया और वह मामले को खुद हैंडल कर रहे थे और पुलिस पर बहुत प्रेशर था। अब रंगा और बिल्ला के लिए भागना मुश्किल हो गया था। भागते तो भागते कब तक। इस मामले के बाद रंगा और बिल्ला पहले मुंबई भाग गए और फिर आगरा। आगरा में कुछ दिन रहने के बाद वह 8 सितंबर 1978 को आगरा में कालका जी एक्सप्रेस ट्रेन में किसी बोगी में चढ़ गए।
यह बोगी फौज के जवानों के लिए रिजर्व थी। तभी रंगा और बिल्ला की फौज के जवानों के साथ बहस होने लगी और हाथापाई तक बात आ गई। बाद में बोगी में एक जवान टीवी शेट्टी ने इन्हें पहचान लिया और इनकी जमकर पिटाई की और इनको बोगी में बांध लिया, क्योंकि उन्होंने रंगा और बिल्ला के बारे में अखबारों में पढ़ा था। 9 सितंबर 1978 को जवानों ने इन्हें दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनके बैग की तलाशी ली और बैग से वही तलवार मिली जिससे इन दोनों ने गीता और संजय की हत्या की थी, और इसके साथ खून से धुला हुआ वो कपड़ा जो उन्होंने उस घटना वाले दिन में पहना हुआ था। जब इनसे शुरुआत में पूछा गया तो इन्होंने इनकार कर दिया। बाद में पुलिस द्वारा थोड़ी सख्ती दिखाई जाने के बाद इन्होंने सब कुछ उगल दिया। अब मामला कोर्ट में था, लेकिन पुलिस बिना सबूत के करे तो क्या करे। पुलिस ने वेलिंगटन हॉस्पिटल के डॉक्टरों को बुलाया और उन डॉक्टरों ने इन दोनों आरोपियों का हुलिया पहचान लिया। फिर जो कपड़ा इनके पास से मिला उस पे जो खून के निशान थे वो गीता और संजय के खून के सैंपल से मैच हो गए थे। पुलिस ने वो गाड़ी भी जब्त कर ली थी। इसके अलावा गीता के नाखूनों में रंगा और बिल्ला के स्किन सैंपल मिले थे जो उन दोनों से मैच हो गए थे। कड़ी कार्रवाई चलने के बाद कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाई। कहा जाता है जब इनको फांसी की सज़ा हुई तो इनके परिवार वालों ने इनकी लाशें लेने से इनकार कर लिया। दोस्तों, यह थी बिल्ला और रंगा की हैवानियत की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।